स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी के इस क्लास में। और आज हम अधिगम के अंतर्गत एक नए सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने पावलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम गेस्टाल्ट के सूझ सिद्धांत, या जिसे हम सीखने के सूझ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस सिद्धांत से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमें पता है कि गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना वल्दाइमर, कोफका और कोहलर के द्वारा की गई थी, जिनमें से कोहलर और कोफका ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और यह सिद्धांत एक प्रयोग पर आधारित है। इन्होंने सुल्तान नामक एक वनमानुष पर प्रयोग किया, 2 प्रकार के प्रयोग किए, और उस प्रयोग से जो रिजल्ट निकल कर आए उसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम उस प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, देन हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पिक्चर। कोहलर के द्वारा सुल्तान पर 2 प्रयोग किए गए। पहला प्रयोग था बॉक्स समस्या पर प्रयोग और दूसरा था छड़ी समस्या का प्रयोग। पहले हम बात करते हैं बॉक्स समस्या प्रयोग के बारे में, जिसमें सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे की छत से केले को लटका दिया गया। अब सुल्तान क्या करता है, वह खुद से उसको पाने की कोशिश करता है। वह कूदता है, हाथ फैलाता है और बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। फिर वह शांत होकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है अपने आसपास। फिर उसको कुछ बॉक्स दिखाई पड़ते हैं। बॉक्स को देखते ही उसके मन में एक अनुभूति होती है, एक इनलाइटमेंट वाली स्टेज आ जाती है, और जिसे कह सकते हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाना। वो बॉक्स को देखता है, बॉक्स को उठा के लाता है, बॉक्स को रखता है, फिर उस बॉक्स पे चढ़ के केले तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं पहुंच पाता। फिर वह दूसरे बॉक्स को उठा के लाता है और फिर वह तीसरे बॉक्स को भी उठा के लाता है और फिर उन पर चढ़कर केले तक पहुंच जाता है और केले को खाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल करके केले को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कोहलर के द्वारा किए गए छड़ी समस्या प्रयोग के बारे में। कोहलर ने एक बार फिर से सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में फिर से ऊपर केले को लटका दिया, और इसके साथ साथ वहाँ पर 2 छड़ी फेंक दी गई। वो 2 छड़ियाँ ऐसी थी जो आपस में जुड़ सकती थी। अब सुल्तान क्या करता है, वह पहले खुद से ही उछलकर उस केले तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह सफल नहीं होता है तो पहले एक छड़ी को उठाकर फिर दूसरी छड़ी को उठाकर वह बार बार वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन थक हार कर वह बैठ जाता है, क्योंकि दोनों छड़ी एक एक करके वह ट्राई करता है, लेकिन वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। फिर वह दोनों छड़ियों को उठाकर आपस में कुछ देर बाद खेलने लगता है। खेलने के दौरान ही वह दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, और जैसे ही वह छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो सुल्तान के अंदर एक अनुभूति उत्पन्न होती है, एक फीलिंग आती है हैप्पीनेस वाली, और जिसे कहें एक सूझ उत्पन्न हो जाती है कि अब तो मैं इससे आसानी से केले तक पहुंच जाऊंगा। और वह फिर उस छड़ी के द्वारा, उस जुड़ी हुई छड़ी के द्वारा केले तक पहुंचता है, केले को तोड़ता है और फिर आसानी से उन्हें प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आए होंगे। और अब आइए हम कोहलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी
प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। क्या बता रहे हैं? व्यक्ति के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह सूझ और अंतर्दृष्टि का परिणाम होती है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह उस समस्या से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने प्रयोग में देखा कि जब सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह केले तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। वह पहले इधर उधर देखता है, जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पर 2 छड़ियाँ पड़ी हुई दिखाई देती है। उन छड़ियों को उठाकर वह वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। यानी वो क्या करता है, वह उस समस्या से संबंधित परिस्थितियों के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। कोहलर के इस सिद्धांत को कॉग्निटिव थ्योरी या इसे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्नाल्ड के अनुसार सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, जैसा कि पैवलाव और स्किनर ने बताया कि धीरे धीरे दोनों में संबंध स्थापित होता है, और कुछ हद तक थॉर्नडाइक ने भी वही बताया। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उद्दीपक के बीच के संबंध को अचानक समझने से होता है। कोहलर और कोफका की इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ के द्वारा होता है जो सहसा है, न कि अभ्यास या प्रयत्न एवं भूल के द्वारा होता है। यानी जो आदमी के अंदर सूझ डेवलप होता है, एक इंसाइट डेवलप होता है, वह अचानक आता है। ऐसा नहीं आता है कि आप प्रैक्टिस करने से आ जाए। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जिनकी जो सॉल्यूशन है वह अचानक हमारे दिमाग में आ जाती है, और इसे ही कोहलर ने आहा अनुभूति कहा, या इसे इल्यूमिनेशन की स्टेज कहा गया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोहलर ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो एक प्रकार की आहा अनुभूति होती है। मतलब होता नहीं है कि अगर हम किसी समस्या पर बहुत देर से काम कर रहे हैं और उस समस्या का हल नहीं मिल रहा है, फिर हम कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और या कोई दूसरा काम करने लगते हैं, तो अचानक हमें याद आ जाता है कि हाँ उस समस्या का तो ये हल होगा। या मान लीजिए आपकी कोई बुक खो गई है, अब बुक को आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है घर में, आपने कहीं पे रख दिया है, फिर आप थक गए, थक के और चुपचाप बैठ गए एक जगह पे, फिर अचानक दिमाग में आ जाता है अरे मैं तो वहाँ पे रखी थी, ड्रेसिंग में रखी थी बुक। तो ये क्या है, ये एक आहा अनुभूति है जो अचानक से आती है, या जिसे कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि जो समस्यागत परिस्थिति है उसका वह ठीक ढंग से निरीक्षण करे और उसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करे। जैसा कि वनमानुस ने क्या किया, उसने उस परिस्थिति का निरीक्षण किया और देखा कि वहाँ पर कौन सी चीज़ है जो उसकी हेल्प कर सकती है, और फिर उसको समझने की कोशिश की, देन अपने समस्या को समाधान करने में उसका उपयोग किया। थर्ड पॉइंट, इसमें प्राणी जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं को करने के बाद भी सफल नहीं होता है तो वह थोड़ी देर बाद, यहाँ पर एक ही वर्ड 2 बार लिख गया है, इसको देख लेंगे। इसमें यह होगा कि इसमें प्राणी जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं को करने के बाद भी सफल नहीं होता है तो वह थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय बैठ जाता है। निष्क्रिय बैठने के बाद कुछ समय पश्चात अचानक ही उसमें सूझ या अंतर्दृष्टि अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, अधिगम की प्रक्रिया वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।